सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। राजस्थान के जिला दर्शन सीरीज के अंदर आज अपने शुरू करने जा रहे हैं अपना नया संभाग, कोटा संभाग। वैसे नया नहीं है, इस बैच के अंदर एक नया पॉइंट है कोटा संभाग। उस संभाग को आज अपने पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कोटा संभाग ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का है, जिसमें अपने 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और इसी चारों जिले के संयुक्त धरातल को अपने क्या बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। हाड़ौती प्रदेश जिसमें कोटा संभाग यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला ये संयुक्त धरातल आता है। इसी हाड़ौती प्रदेश का ही एक नाम मिलता है हया क्षेत्र। हाड़ौती या हया क्षेत्र, ये हाड़ौती क्षेत्र का एक प्राचीन नाम है। इसी को हया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में अपने इसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वो हमारा आज कोटा संभाग है, जहाँ पर अपने काली मिट्टी का ज्यादा विस्तार है। और ये वही हाड़ौती प्रदेश है, वही कोटा संभाग है जो अपने राजस्थान के अंदर सोयाबीन, मसाला व कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है ना। इन जिलों के अंदर खूब होता है ये सोयाबीन, मसाला, कपास, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। और ये वही कोटा संभाग है जो कौन से कृषि जलवायु खंड या कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, जिसको अपने सिंबल के हिसाब से अंकित करें तो 5 में आता है। और इसको अपने नाम देते हैं आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसी कोटा संभाग के बारे में आज अपने शुरू करने वाले। और कोटा संभाग अपना दक्षिणी पूर्वी संभाग है, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इन्हीं चारों जिलों को अपने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज अपने पहले कोटा जिला जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले आपके सामने मानचित्र है ये कोटा जिले का। ठीक, ये हमारा कोटा संभाग का पहला जिला हो जाएगा, कोटा जिला। तो पहले अपने कोटा जिले को पढ़ेंगे, फिर क्रमबद्ध तरीके से बूंदी, बारां, झालावाड़ उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज अपने पहले कोटा संभाग का जो कोटा जिला है वो अपने शुरू करते हैं। देखिए, पहले कोटा संभाग का जो मानचित्र है वो देखिएगा। जैसे कोटा जिले का जो मानचित्र है, ये कोटा की मुख्य तहसीलों के नाम है। यहाँ पर मेन अपना जिला मुख्यालय है, यानी कि कोटा तहसील। कोटा के उत्तर में यहाँ पर पड़ता है दिगोद। दिगोद है। और दिगोद के उत्तर में यहाँ पर है पिपलदा। एक परियोजना भी है ना, पिपलदा परियोजना, कोटा झालावाड़ के अंदर है। एक पिपलाद, वो सवाई माधोपुर के अंदर है। कोटा के दक्षिण में यहाँ पर पड़ता है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी, ये ना पूरे शहर का ही नाम है, रामगंज मंडी। और इसी के पास में यहाँ पर पड़ता है कनवास। और कनवास के ठीक पास में यहाँ पर पड़ता है सांगोद। सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है ना, कल्चर में पढ़ते हैं। तो ये कोटा के मुख्य शहरों के नाम है। ठीक है, कोटा है, दिगोद है, पिपलदा है, रामगंज मंडी है, कनवास है और सांगोद है। ये कोटा के मुख्य शहरों के नाम। आइए अपने इसमें मेन मेन जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। पहले अपने कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले का अगर उपनाम देखा जाए तो एक तो इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, और राजस्थान का औद्योगिक नगर या औद्योगिक नगरी के उपनाम से किसको जाना जाता है? कोटा जिले को जाना जाता है। और यही वो कोटा है जहां पर पर्यटन के क्षेत्र में एडवेंचर महोत्सव का आयोजन होता है। एडवेंचर महोत्सव
कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध। इसी कोटा में हमारे राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, मतलब झूलता हुआ पुल। एकमात्र जो हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा में ही है। और ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और बांसवाड़ा संभाग में मैंने आपको बताया था कि बांसवाड़ा संभाग के कौन से जिले में दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है वो निर्माणाधीन है। फिलहाल एक है जो कोटा में चंबल के ऊपर है। और यहीं पर पर्यटन का एडवेंचर महोत्सव, या साथ में याद कर लो दशहरा महोत्सव। जो दशहरा महोत्सव है वो भी कौन से जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का। तो पर्यटन के क्षेत्र में कोटा के दो महोत्सव फेमस है, एडवेंचर और दशहरा। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, मरु महोत्सव जैसलमेर का है, और थार महोत्सव बाड़मेर का है। और एडवेंचर और दशहरा महोत्सव कहाँ का है? तो कोटा जिले का है। यही वो कोटा है जहां पर अपने राज्य का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर बना हुआ है। विभीषण मंदिर कोटा में ही है। और कोटा में कहां पर है? तो कोटा में ये कैथून के अंदर है। ठीक। और इसी कैथून में राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी है। यानी कि अपने राज्य की पहली जो प्राइवेट कृषि मंडी है वो कैथून कोटा में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। तो निजी क्षेत्र की पहली जो कृषि मंडी है वो भी कहां पर है? तो वो भी कोटा के अंदर है। और राजस्थान में कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। और कोटा के अंदर भी प्रॉपर कहाँ की है? ये कैथून की फेमस है कोटा डोरिया साड़ी। कैथून कोटा की फेमस है। तो कोटा जिला जो कि अपने राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, कई उपनामों से कोटा जिले को जाना जाता है। तो ये कोटा के अंदर खास खास बात है। रामगंज मंडी की बात करें तो यहां पर एक तो अपने राजस्थान के अंदर धनिया मंडी स्थित है। धनिया मंडी रामगंज मंडी में है। और औद्योगिक क्षेत्र का मसाला पार्क, या अपने इसको स्पाइस पार्क भी कह सकते हो। मसाला पार्क या स्पाइस पार्क दो ही तो है। एक रामपुरा भाटिया तिवरी तहसील जोधपुर ग्रामीण में है, और एक अपना मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में है। और धनिया मंडी भी यहीं पर है, रामगंज मंडी कोटा के अंदर। सांगोद की बात करें तो सांगोद कोटा में एक तो ऐतिहासिक ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है। ब्रह्माणी माता जी का मंदिर सांगोद कोटा में। और कोटा में अपने पड़ते हैं सांगोद का नाहन। सांगोद का नाहन, तो वो भी सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। दिगोद की बात करें तो कोटा की जो दिगोद तहसील है, इसी तहसील में ऐतिहासिक नौनेरा या नवनेरा बैराज बना हुआ है। अच्छे से ये नाम याद रखना, काली सिंध नदी के ऊपर है। अपने डिटेल में इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पूर्वी नहर परियोजना के अंतर्गत ये बनाया गया। काफी चर्चा में, एग्जाम में खूब प्रश्न आता है कि नवनेरा बैराज कहाँ है, किस नदी पर है? तो कोटा में है और काली सिंध नदी पर है। और यहीं पर दिगोद में बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर भी है। ऐतिहासिक कोटा में जो सूर्य मंदिर है वो भी इसी में है, दिगोद तहसील के अंदर है। पिपलदा जो है यहाँ पर बस याद कर लेना, पिपलदा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो कोटा से है। और इस परियोजना का फायदा दो जिलों को मिलता है, कोटा व झालावाड़ को। दो जिले इसे जलापूर्ति करते हैं, पिपलदा नदी के ऊपर है, तो ये कोटा के अंदर ही है। तो ये कोटा जिले के मुख्य शहरों के बारे में जीके के अपने मेन फैक्ट है जो अपने को याद करने हैं।
तो कोटा के अंदर देखो मेन अगर देखा जाए तो लगभग 6 शहरों के नाम है, और 6 के 6 शहर वो है जो एग्जाम के अंदर खूब आते हैं। तो कोटा के अंदर तो भाई सारे शहर जो है वो हमारे सारे ही काम के हैं, इसमें किसी एक को अपने प्राथमिकता नहीं दे सकते। तो कोटा के सभी शहरों को जो है वो ढंग से याद रखिएगा, सारे शहर अपने काम के हैं और सभी से प्रश्न भी आते हैं। ठीक, यहां तक समझ आ गया होगा। चलो अपने अब इसको डिटेल में शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कोटा जिले का जो सामान्य परिचय है। जो भी कोटा जिले का सामान्य परिचय, प्राचीन नाम, उपनाम, आरजे नंबर, शुभंकर, संस्थापक वगैरह, स्थलीय सीमा जो भी है, वो 4-5 फैक्ट अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कोटा के प्राचीन नाम की, तो कोटा का प्राचीन नाम मिलता है नंदग्राम। नंदग्राम किसका प्राचीन नाम है? तो ये कोटा का प्राचीन नाम है नंदग्राम, कोटा का प्राचीन नाम मिलता है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि कोटा के उपनाम क्या क्या है, तो कोटा के मेन 3 उपनाम है जो अपने डायग्राम में भी आपको बताया था। राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है। ठीक है, शिक्षा नगरी भी कह सकते हो, शैक्षणिक नगरी भी कह सकते हो, बात एक ही है। और इसी को राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। ये कोटा के ही उपनाम है। सबसे मेन प्राचीन नाम ढंग से याद रखना नंदग्राम है, कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम है। और इसको राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है, शिक्षा नगरी है तो एक प्रकार से नालंदा ही है, राजस्थान का नालंदा। उद्योग नगरी, औद्योगिक नगरी कोटा को ही बोलते। उसके बाद अगर अपने बात करें कि कोटा जिले का आरजे नंबर क्या है, तो कोटा का आरजे नंबर है आरजे 20। कोटा का आरजे नंबर क्या है? तो आरजे 20 है। और कोटा की अगर अपने बात करें शुभंकर की, तो कोटा जिले का जो शुभंकर है वो उदबिलाव है, उदबिलाव। ये कोटा जिले का शुभंकर है जो उदबिलाव है। और उसके बाद अगर अपने बात करें कोटा जिले की जो स्थलीय सीमा है वो किस प्रकार से है, तो पहली बात तो ये बताओ कि कोटा जिला हमारा अंतःवर्ती जिला है या सीमावर्ती जिला है? कैसा जिला है? बिल्कुल, कोटा जिला जो है वो हमारा सीमावर्ती जिला है, यानी कि बाहर वाली बॉर्डर पर है। इसका मतलब है ये किसी देश या राज्य को भी टच करेगा, और जिले को तो सारे जिले टच करेंगे। इधर कोई देश तो है नहीं, राज्य है। इसका मतलब एक तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करेगा। और भी पड़ोसी जिले तो सारों के ही हैं, तो कोटा के भी पड़ोसी जिले होंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पड़ोसी जिले तो हर जिले का होगा, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाएगा। और अंतर्राज्यीय सीमा ये एमपी के साथ में बनाता है। और बढ़िया बात यह है कि ये एमपी के साथ में 2-2 बार अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। एमपी के साथ में 2-2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है। एक चित्तौड़गढ़ भी है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे देखो, मान लो ये राजस्थान का मैप है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप बात को समझना। ठीक है, देखिएगा, जैसे बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर तक इधर ये पूरा एरिया एमपी का है। ठीक है, ये अपना कोटा जिला है। तो कोटा एक बार तो एमपी के साथ में ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा, फिर झालावाड़ आ गया, फिर बारां आ गया,
फिर वापस ये कोटा की बाउंड्री आ गई। तो कोटा एमपी के साथ में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब एमपी के साथ में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हमारे दो जिले हैं, ठीक। एक तो हो गया कोटा, जो एमपी को दो दो बार टच करता है। एक ये देखो चित्तौड़गढ़, ये भी एमपी को दो दो बार टच करता है। जैसे मान लो प्रतापगढ़ के बाद में ये चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो लगभग यहां तक आ गई। अब मान लो ये बीच में भीलवाड़ा की सीमा आ गई, तो वापिस ये भी तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का ही टुकड़ा है। तो चित्तौड़गढ़ ने फिर यहाँ से अंतर्राज्यीय सीमा बनानी शुरू कर दी। इसका मतलब एक बार तो चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग एमपी को टच करता है, फिर बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, फिर चित्तौड़ का जो ये भैंसरोडगढ़ वाला टुकड़ा है, ये एमपी के साथ फिर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हमारे दो जिले हैं। एमपी के साथ में सॉरी दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हमारे दो जिले हैं, चित्तौड़गढ़ व कोटा। तो कोटा एमपी के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और सबसे बड़ी बात है एमपी के साथ में ये दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और एमपी के साथ में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने हैं, तो दो है। कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। उसके बाद अपने कोटा के अगर पड़ोसी जिलों की बात करें कि कोटा के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो नक्शे में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोटा का पड़ोसी जिला बूंदी है, झालावाड़ है, बारां है, सवाई माधोपुर है और चित्तौड़गढ़ है। ये कोटा के पड़ोसी जिले हैं। तो कोटा के अगर अपने पड़ोसी जिलों की बात करें, है ना, तो कोटा के पड़ोसी जिलों में सवाई माधोपुर की सीमा को भी स्पर्श करता है, ठीक। बूंदी की सीमा को भी स्पर्श करेगा, चित्तौड़ की सीमा को भी स्पर्श करेगा, झालावाड़ की सीमा को स्पर्श करेगा और बारां जिले की सीमा को भी स्पर्श करेगा। तो ये इसके 5 पड़ोसी जिले हैं। अपने जिला दर्शन वाली जो पुस्तक है ना, उसमें थोड़ा सा ही ऐड कर लेना, सवाई माधोपुर झालावाड़ जिला भी ऐड कर देना। दोनों जिलों की भी सीमा को कोटा जिला स्पर्श करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये एमपी के साथ में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और अपने राजस्थान के साथ में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? एमपी के साथ ही तो है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा हमारी पंजाब है ना, मात्र 89 किलोमीटर है। और एक याद रखना, कोटा में एक नाम आता है चेचर, जो काफी चर्चा में है, क्योंकि चेचर जो है ना, ये कोटा की नई तहसील बनाई जाने की घोषणा हुई है कि कोटा की जो नवीन तहसील है वो कौन सी बनाई जाएगी। तो चेचर कोटा की नवीन तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस सरकार के समय की गई थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं है। लेकिन चेचर जो स्थल है वो किस जिले से संबंधित है? कोटा से संबंधित है। बस याद रखिएगा। करंट के हिसाब से या कोई जगह फेमस या चर्चा में रही हो, पिछली गवर्नमेंट में क्यों ना रही हो, तो वो करंट के साथ में प्रश्न कर सकता है कि चेचर नामक स्थल की जिले से संबंधित है। पर्यटक में से वो प्रश्न को जोड़ सकता है कि पर्यटक स्थल में तो कोई भी जगह लिख दे, अपने उस पर रेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे जो स्थल है वो कोई ना कोई पर्यटक स्थल तो है ही। कोई भी गांव है, कोई भी तहसील है, कोई भी कस्बा है, सारे के सारे अपने आप में पर्यटक स्थल है। तो किसी के सिलेबस में अगर पर्यटक स्थल सिलेबस में लिख दिया, इसका मतलब है वो पर्सन कहीं से भी बना सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये चेचर जो स्थल है वो किस जिले से संबंधित है? कोटा से संबंधित है। ये कोटा जिले का सामान्य परिचय हो जाएगा। उसके बाद अपने शुरू करते हैं कोटा जिले की जो जियोग्राफी है। कोटा जिले की जो भूगोल है, इस भूगोल को अपने शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कोटा जिले की जो जलवायु है, कोटा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वही अपने को 4 फैक्ट इसमें पढ़ने हैं। एक तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, कोपेन के अनुसार,
थोर्नवेट के अनुसार और त्रिवार्ता के अनुसार कोटा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखो कोटा के अंदर ना दो दो जलवायु का मिश्रण है, लेकिन हमें प्राथमिकता किसको देनी है वो चीज मैं पहले बता रहा हूं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कोटा जिले की जलवायु में प्राथमिकता देना अति आदर में, कोपेन में AW, थोर्नवेट में CAW और त्रिवार्ता में AW। ठीक है, इन शब्दों को प्राथमिकता देनी है कोटा की अगर वो जलवायु पूछे। मैंने प्राथमिकता क्यों बोला, क्योंकि तीनों के अंदर, सॉरी चारों के अंदर, भारतीय मौसम विभाग हो, कोपेन हो, थोर्नवेट हो या त्रिवार्ता हो, इनका जब आप वर्गीकरण देखोगे तो तीनों के वर्गीकरण में कोटा का जो उत्तरी भाग है ना, बूंदी जिले के आसपास वाला, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तो वो भाग आता है आर्द्र जलवायु में। कोपेन के अंदर कोटा का उत्तरी भाग आता है CWG में, थोर्नवेट में आता है DAW में, और इधर त्रिवार्ता के अंदर आता है CAW में, है ना। जब आप जलवायु के अलग से मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं इसी कोर्स में, उनको जब आप जाकर देखोगे तो लाइन जो है ना वो कोटा के बीचों बीच में जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आ गया कि कोपेन के अनुसार कोटा की जलवायु है, ऑप्शन में AW भी आ गया, ऑप्शन में CWG भी आ गया, हाँ एक लास्ट ऑप्शन ऐसा दे दिया ए वे बे दोनों, तो वैसे तो दोनों ही है, लेकिन AW और CWG दोनों में अगर एक ही बताना पड़े तो आप प्राथमिकता किसको दोगे, AW को। यानी कि ये वो है जिसमें आपको प्राथमिकता देनी है। बात को समझ रहे हो ना। जैसे प्रश्न आ गया कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कोटा की जलवायु है, ऑप्शन अति आर्द्र भी है, ऑप्शन में आर्द्र भी है, दोनों में एक बताना पड़े तो क्या बताओगे, अति आर्द्र। कोपेन में पूछा ऑप्शन में दोनों दे दिए तो क्या बताओगे, AW। फॉरेनवेट का पूछा ऑप्शन में दोनों दे दिए तो क्या बताओगे, CAW। और त्रिवार्ता में दोनों दे दिए तो क्या बताओगे, AW। और चारों में मान लो लास्ट ऑप्शन दे दे ए वे बे दोनों, ए वे बे दोनों, दोनों दोनों दोनों, तो फिर ये दोनों ही है। लेकिन प्राथमिकता इस वाले कॉलम को देनी है, याद रखना। ये कोटा की जलवायु यानी कि कोटा का अधिकांश जो भाग है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। उसके बाद कोटा जिले में पाई जाने वाली जो मिट्टी है, याद करने की जरूरत नहीं है, सारे जानते हैं कि अपना जो हाड़ौती प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी को अपने रेंगूर मृदा भी बोलते हैं, या इसी को पेपर में मध्यम काली मिट्टी भी लिखा होता है। तो बात एक ही है कि कोटा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जिसको रेंगूर मृदा भी कहा जाता है, मतलब बेहद बारीक कण वाली मिट्टी जो चिक्का मिट्टी का ही प्रकार है। लेकिन अगर अपने वैज्ञानिकी वर्गीकरण की बात करें, वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार, तो वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार ये जो पूरा कोटा संभाग है, हाड़ौती वाले जो चारों जिले हैं, यहाँ पर वर्टी सोइल पाई जाती है। एक प्रकार से ये काली मिट्टी का ही नाम है, वर्टी सोइल, उसी की प्रकृति और इसकी प्रकृति सेम होती है। तो वर्टी सोइल या काली मिट्टी ये कोटा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोटा में क्या, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वर्टी सोइल और काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही वर्टी सोइल बोलते हैं, एक नया नाम रख दिया है, तो मिट्टी वही, और वर्टी कोई नई थोड़ी आ गई, काली मिट्टी का ही नाम है, तो वर्टी सोइल पाई जाती है। तो ये कोटा में पाई जाने वाली मिट्टी हो गई। उसके बाद अगर अपने कृषि के मेन फैक्ट इसके अंदर पढ़े कि कृषि के अंदर कोटा के अंदर क्या क्या विशेष फैक्ट है, तो याद रखना नवीन जो कृषि के आंकड़े हैं ना, उन आंकड़ों के अंदर अश्वगंधा उत्पादन में प्रथम स्थान कोटा जिले का है। ठीक है, लेकिन याद रखना राजस्थान में अश्वगंधा मंडी भवानी झालावाड़ के अंदर है। अश्वगंधा मंडी कहां पर है, भवानी झालावाड़ में, सॉरी झालरा पाटन झालावाड़ में, भवानी में तो संतरा मंडी है।
जालरा पाटन, झालावाड़ में अश्वगंधा मंडी। तो अश्वगंधा उत्पादन में प्रथम स्थान है। और कोटा जो है ये धनिया उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है, अग्रणी स्थान पर। और मैं बार बार कहता हूं कि एक तो अग्रणी स्थान और एक प्रथम स्थान, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, बात को समझना। अग्रणी स्थान का मतलब है कि 10-15 सालों से वो फसल ज्यादातर वहीं होती आई है। तो धनिया लगभग ज्यादातर कोटा में ही होता है। प्रथम स्थान का मतलब है जो नवीन आंकड़े हैं उसमें वो ज्यादा कहाँ हुई है। तो नवीन आंकड़ों में धनिया ज्यादा झालावाड़ में हुआ है। तो धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान झालावाड़ का है, अग्रणी स्थान कोटा का है। अश्वगंधा उत्पादन में प्रथम स्थान कोटा का है, यानी कि अश्वगंधा अब की बार ज्यादा कोटा में हुआ है। लेकिन 10-15 सालों से अश्वगंधा ज्यादातर झालावाड़ साइड में होता है, तो अग्रणी स्थान झालावाड़ का हो गया। तो ये दोनों चीजें ना अलग अलग होती है, अपने दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन जीके में ये शब्द बड़ा अपना बड़ा योगदान रखते हैं। तो शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान दिया करो। तो धनिया उत्पादन में अग्रणी स्थान है, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर धनिया मंडी भी तो कोटा में ही होगी। तो राजस्थान की जो धनिया मंडी है वो कोटा में ही है। और कोटा में कहां पर है, तो कोटा में है जो रामगंज मंडी है ना, कोटा की तहसील है। तो वहीं पर धनिया मंडी है। ये धनिया मंडी कहां पर है, तो रामगंज मंडी कोटा केंद्र है, वहां पर ये धनिया मंडी स्थित है। और अश्वगंधा उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान किसका है, तो भाई वो कोटा जिले का है। तो ये कृषि के 2-3 फैक्ट याद रखना। उसके बाद अपने बात करते हैं कोटा जिले का जो अपवाह तंत्र है, यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कोटा जिले के अंदर होकर बहती है। कोटा जिले का जो अपवाह तंत्र है, तो कोटा की सबसे प्रमुख अगर नदी कोई है तो अपने उसको चंबल मान सकते हैं कि कोटा जिले की सबसे प्रमुख नदी, जो यहाँ की सबसे मेन नदी है वो चंबल है। तो चंबल तो कोटा की क्या अपने पूरे राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। इसके अलावा चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं जो कोटा जिले में बहती है। जैसे चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध नदी, इसका भी बहाव क्षेत्र कोटा में है। चंबल की एक सहायक नदी है आलनिया नदी, इसका भी बहाव क्षेत्र कोटा में है। चंबल की एक सहायक नदी है मेज नदी, इसका भी बहाव क्षेत्र कोटा में है। तो कोटा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल है। तो अपने चंबल को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि चंबल अपने 6 जिलों में काम आएगी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 6 जिलों में चंबल बहती है। तो 6 जिलों में चंबल का जिक्र आएगा, तो अपने चंबल को यहीं पर पूरा डिटेल में कवर कर लेते हैं। और कोटा में चंबल की 3 सहायक नदियां और भी है जो यहाँ पर बहती है। तो अपने पहले चंबल को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आगे अन्य फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इतना समझ आ गया होगा। चलो अपने चंबल को देखते हैं। ये भैया आपका राजस्थान का मैप है। खाली नक्शा अपने पास जरूर रखा करो। नदियों के फैक्ट है, नहरों के फैक्ट है, वो अपने सारे नक्शे में कवर करेंगे। जैसे मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, मैंने इसको जूम कर दिया क्योंकि अपना जो है ना ये दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ना, यहाँ पर चंबल बहती है, तो अपने इतना ही काम का है। तो अपने मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये पूरा एरिया हो गया। और ये अपना झालावाड़, बारां, कोटा, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा संभाग हो गया। ठीक है, तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग है। अब देखो अपने चंबल का पहले डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है। और चंबल अपना पानी लास्ट में यमुना नदी जो है ना उसमें जाकर ये अपना पानी मिलाती है। ठीक है। चंबल जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी। कोटा बूंदी की लगभग सीमा पर बहती है, दोनों जिलों में भाव क्षेत्र है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इधर ये लगभग राजस्थान और एमपी की सीमा पर बहती है, फिर यूपी में जाकर अपना पानी यमुना में मिला देती है। इसका मतलब है कि चंबल का जो बहाव क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान के 6 जिलों में है। 6 जिले कौन से, पहले तो वो ढंग से याद करो। चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों में चंबल का बहाव क्षेत्र है। ठीक है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अब देखना, जहां से चंबल का उद्गम होता है, उद्गम तो कौन से राज्य से होता है, एमपी राज्य से होता है। एमपी राज्य का ना धार जिला है, मैं तो बस पहाड़ी का नाम याद रखू, जाना पाव पहाड़ी। एमपी में कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, यहां से चंबल का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ी, और मध्य प्रदेश में ही चंबल के ऊपर एक ऐतिहासिक बांध भी बना हुआ है। कौन सा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल पर। और कौन से जिले, कौन से राज्य में, एमपी के। एमपी के ये मंदसौर जिले में आता है। फिर ये भैंसरोडगढ़ कस्बे से अपने राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है। यहां से इसका ये प्रवेश होता है, भैंसरोडगढ़ कस्बे से सीमा से प्रवेश करती है। तो जहां से ये प्रवेश करती है उसका नाम है चौरासीगढ़ कस्बा। कौन सा कस्बा, चौरासीगढ़ कस्बा। तो चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील का ये चौरासीगढ़ कस्बा है, जहां से चंबल अपने राजस्थान में एंटर करती है। और यहीं पर इसके ऊपर रावत बाटा है, वो डिटेल में अपने पढ़ लेंगे। कोटा के अंदर इस नदी के ऊपर 2 ऐतिहासिक बांध बने हुए हैं। ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट लगा दिए। तो एक तो कोटा में इसके ऊपर जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और एक इसके ऊपर कोटा में कोटा बैराज है। ठीक है। एक बांध चित्तौड़गढ़ के में बना हुआ है ना, भैंसरोडगढ़ में। कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ते हैं ना, वो भैंसरोडगढ़ तहसील में यहीं पर बना हुआ है। इसका मतलब है कि चंबल के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। एमपी में गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में जवाहर सागर व कोटा बैराज ये। और कोटा के अंदर ही इस नदी पर हमारे राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, झूलता हुआ पुल। कोटा में ही किस नदी पर है, चंबल पर है। उसके बाद में जैसे ये सवाई माधोपुर में एंटर करती है, तो कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा के ऊपर यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले का एक कस्बा आता है, पलिया कस्बा। ठीक है, जो सवाई माधोपुर जिले का है, कौन सा, पलिया कस्बा। इस कस्बे के बाद में चंबल नदी यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहना शुरू कर देती है। मतलब ये यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और लास्ट ये अंतर्राज्यीय सीमा धौलपुर की सीमा तक बनाती है, जो एक प्रकार से इसका निकासी द्वार भी है। और इस कस्बे का नाम है पिन्नाहट कस्बा, धौलपुर की सीमा पर है। इसके बाद में फिर आगे यूपी आ जाता है, तो अपने इसको चंबल का निकासी द्वार भी मान सकते हैं, कि चंबल का निकासी द्वार धौलपुर का पिन्नाहट कस्बा है। और ये पलिया कस्बे से लेकर पिन्नाहट कस्बे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बहती है, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो चंबल ही है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर की लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कितनी, 241 किलोमीटर की। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी ये चंबल ही है।
उसके बाद यूपी में जाकर ये अपना पानी यमुना में मिला देती है। जहां पर यमुना में मिलती है उस जगह का नाम है यूपी राज्य, और यूपी राज्य का इटावा जिला है। कौन सा? इटावा जिला। और इटावा जिले में जगह का नाम है मुरादगंज। मुरादगंज नामक स्थान, जहां पर जाकर ये अपना पानी यमुना में मिला देती है। तो ये चंबल का भी मोटा मोटा डायग्राम है। चंबल का उद्गम कहाँ से है? तो एमपी में जानापाव की पहाड़ी है। राजस्थान में प्रवेश द्वार चौरासीगढ़ कस्बा है। निकासी द्वार पिनाहट कस्बा है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। चंबल पर कितने बांध है? तो मेन 4 बांध है। कौन कौन से? एमपी में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। किन 2 राज्यों के बीच में बनाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाती है। कहां से कहां तक बनाती है? तो पैपलिया से पैपिनाहट कस्बे तक बनाती है। कितने किलोमीटर की बनाती है? 241 किलोमीटर की बनाती है। ठीक है, ये चंबल का एक डायग्राम है। अब अपने इसी चंबल को पूरा डिटेल में कवर कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे नदी का नाम है चंबल। नदी है चंबल नदी। ठीक, सबसे पहले अपने बात करते हैं चंबल नदी के जो उपनाम है, कि चंबल को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चंबल के उपनाम मिलते हैं चरमनवती, चरमवती, कामधेनु, नित्यावहनी, सदावहनी और राथा नदी। राथा नदी किसको बोलते हैं? चंबल को। ये चंबल के सारे उपनाम हैं, चरमनवती, चरमवती, कामधेनु, नित्यावहनी, सदावहनी और राथा नदी। और एक याद रखो, चंबल जो नदी है ना, ये हमारे राजस्थान की एक 12मासी नदी है। ठीक है, और हमारे पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो 12मासी नदियां अपने राजस्थान में 2 ही है। 12मासी नदी का मतलब है जिसमें पानी 12 महीने बहता हो। ऐसी नदियां 2 ही है। एक तो हमारे 12मासी नदी है चंबल, ठीक, और एक है माही। ये 2 ही ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी 12 महीने बहता है। बाकी इन दोनों के अलावा सारी की सारी बरसाती नदियां हैं। चाहे वो बनास है, चाहे वो लूनी है, कोई भी नदी है, वो सारी की सारी एक बरसाती नदियां हैं। 12मासी नदियां जो है वो अपने राजस्थान में 2 ही है, चंबल और माही। मान लो प्रश्न आ जाए निम्न में से 12मासी नदी बताओ, ऑप्शन में दोनों ही आ जाए, तो मेन जो 12मासी नदी मानी जाती है वो चंबल मानी जाती है। उसके अलावा दूसरी जो 12मासी नदी है वो माही भी है। मेन 12मासी चंबल है, और ये चंबल के सारे उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, चंबल जो नदी है ना, इसमें डिटेल बहुत सारी है। अगर अपने किताबों में पढ़ते हैं तो लगभग अगर 2 4 5 पेज पढ़े तो वो भी चंबल में कम है। तो इतनी सारी बातों को याद कैसे करें? याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें बिंदु बना लो। 6 बिंदु बनेंगे। अगर 6 बिंदुओं के नाम नाम अगर आपको याद है तो ज्यादा नहीं कह सकता, 80% बातें आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगी। जैसे अपने चंबल को याद करते हैं, देखिएगा, चंबल में हम पहला बिंदु बनाते हैं चंबल की लंबाई को लेकर, कि चंबल की जो लंबाई है उसमें हम कौन कौन सी चीजें हैं जो जोड़कर याद कर सकते हैं। देखिएगा, पहला अपना बिंदु है चंबल की लंबाई का। देखिएगा, चंबल की जो कुल लंबाई है
वो है 965 या 966 या 1051 किलोमीटर। 965 है ना, ये तो भूल ही जाओ, पुरानी किताबों में आता था, अब तो नहीं आता। अजमेर बोर्ड 966 मानता है, एनसीईआरटी 1051 मानता है। 1051 इसका नवीन आंकड़ा है, अपडेट आंकड़ा है, तो दोनों ही आंकड़े गवर्नमेंट है। अपना जो लगभग राजस्थान लेवल की भर्तियों का जो सिलेबस है वो अजमेर बोर्ड पर आधारित होता है। वैसे होगा नहीं, अगर मान लो हो भी जाए कि ऑप्शन में ये दोनों ही दे दे तो ज्यादा 966 को सही बताना है, क्योंकि अजमेर बोर्ड में आज भी 966 लिखा हुआ है। अगर 66 ना आए तो 1051 हो जाएगा, दोनों ही आए तो 966 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पूरे राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, जिसकी कुल लंबाई 966 या 1051 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो चंबल की टोटल लंबाई है, इस लंबाई को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा पहले कि इसमें से हमारे राजस्थान में चंबल की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में चंबल की लंबाई कितनी है? 135 है। अब ये जो 135 किलोमीटर जो लंबाई हम इसकी राजस्थान में मानते हैं, ये चौरासीगढ़ कस्बे से, जहां से ये प्रवेश करती है, वहां से लेकर पिन्नाहट कस्बे तक नहीं है, जो अंतिम निकासी द्वार है। ये लंबाई जो है, ये मेन याद रखना, 135 किलोमीटर की जो लंबाई मानी जाती है, ये चौरासीगढ़ जो कस्बा है जहां से प्रवेश करती है, वहां से लेकर जो पलिया कस्बा है सवाईमाधोपुर जिले में, वहां तक इसकी लंबाई राजस्थान में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि पलिया कस्बा जो है, इसके बाद ये राजस्थान और एमपी की बॉर्डर पर बहने लगती है। तो पलिया कस्बे के बाद का जो टुकड़ा है वो ना तो पूरा राजस्थान का है और ना पूरा एमपी का है, दोनों की बॉर्डर पर बहती है, तो उसके ऊपर अधिकार राजस्थान का भी है और एमपी का भी है। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी हमारे राज्य में है ना, क्योंकि पूरी तो पलिया कस्बे से पहले पहले है, तो वो उसकी लंबाई हमने राजस्थान के अंदर काउंट कर ली। पलिया कस्बे के बाद का जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा इसका किस में काउंट होता है? अंतर्राज्यीय सीमा में काउंट होता है। यानी कि चंबल सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और कितने किलोमीटर की बनाती है? 241 किलोमीटर की बनाती है। और अंतर्राज्यीय सीमा ये कहां से कहां तक बनाती है? पलिया कस्बे से लेकर पिन्नाहट कस्बे तक। जो पिन्नाहट कस्बा है, जो चंबल का निकासी द्वार है, फिर आगे यूपी आ जाता है, तो वहां तक ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो भी चंबल ही है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 241 किलोमीटर। अब एक बात देखो, हमने ये पढ़ा कि चंबल का जो कुल बहाव क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान के 6 जिलों में है ना। लेकिन जो हमने राजस्थान में लंबाई मानी है वो तो 6 जिलों की मानी नहीं है, वो तो पलिया कस्बे तक की मानी है। इसका मतलब है जो हमने इसका टुकड़ा राजस्थान में काउंट किया था लंबाई में, वो चंबल का पूर्ण बहाव है। यानी कि इस वाले टुकड़े में कोई डाउट नहीं है कि ये राजस्थान में है, एमपी में है, क्योंकि ये क्लियर है, पलिया कस्बे से पहले का टुकड़ा पूरा राजस्थान में ही है, तो हमने उसको राजस्थान में काउंट कर लिया। और ये जो पूर्ण बहाव वाला जो टुकड़ा हमने काउंट किया, ये टुकड़ा अगर आप देखोगे तो राजस्थान के 3 जिलों में बनेगा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। क्योंकि पलिया कस्बा ये कोटा और सवाई माधोपुर दोनों की बॉर्डर पर है, माना सवाई माधोपुर जिले का जाएगा। मतलब जैसे ही ये सवाई माधोपुर में एंटर करती है, तो एंटर करते ही ये अंतर्राज्यीय सीमा बनानी शुरू कर देती है। इसका मतलब पलिया कस्बे के बाद का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े की कहानी तो वो है कि ना तो हम इसको राजस्थान में काउंट पूरा कर सकते हैं, ना इसको राजस्थान से बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब ये चंबल का हमारे राजस्थान के अंदर आंशिक बहाव है, आंशिक बहाव है। और इस आंशिक बहाव के अंदर बाकी के 3 जिले काउंट हो जाएंगे। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर।
अब देखो कितना अच्छा प्रश्न बना। सीधा प्रश्न आ जाए कि चंबल का बहाव क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है, तो 6 जिलों में है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। प्रश्न आ जाए चंबल का राजस्थान में पूर्ण बहाव कितने जिलों में है, तो 3 में ही है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। और पूर्ण बहाव कितने किलोमीटर है, 135 है, जो हमने राजस्थान में इसकी लंबाई मान ली। आंशिक बहाव कितने जिलों में है, तो बाकी के 3 में है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और आंशिक बहाव कितने किलोमीटर है, 241 है, जिसको हमने अंतर्राज्यीय सीमा में काउंट कर लिया। तो अपने राजस्थान के हिसाब से तो ये 2 चीजें हैं जो आप ढंग से याद रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चंबल की जो लंबाई है वो 315 किलोमीटर है, और यूपी में जो चंबल की लंबाई है वो 275 किलोमीटर है। चारों को प्लस करोगे तो चंबल की टोटल लंबाई हो जाएगी 966 किलोमीटर। तो ये चंबल की लंबाई को लेकर जितनी भी विशेषता बनती है वो सारी ये है। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया चंबल की लंबाई का। इसमें कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? ठीक, पहला पॉइंट चंबल की लंबाई का है। इसके बाद देखो दूसरा जो अपने बिंदु बनाएंगे वो बनेगा चंबल के बहाव क्षेत्र को लेकर। ठीक है, बहाव क्षेत्र के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी अपने कवर कर लेंगे। अब देखिए, आप ये बताओ चंबल का बहाव कितने जिलों में है, तो टोटल तो 6 जिले हैं। अब इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो इसका बना दिया पूर्ण बहाव और एक बना दिया इसका आंशिक बहाव। तो आप ये बताओ पूर्ण बहाव में कितने जिले काउंट होंगे? 3। स्टार्टिंग वाले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी 135 किलोमीटर, और आंशिक बहाव के अंदर बाकी के 3 सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 241 किलोमीटर। और अब जो सबसे मेन चीज है कि चंबल के बहाव क्षेत्र का नाम क्या है, तो देखिएगा चंबल के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश। उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश किस नदी का बहाव क्षेत्र है? चंबल का बहाव क्षेत्र है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्खात जो होता है ना, उत्खात बोलते हैं उबड़ खाबड़ धरातल को। जो उबड़ खाबड़ धरातल होता है उसी धरातल को उत्खात बोलते हैं। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ धरातल जो बनता है वो चंबल के बहाव क्षेत्र में बनता है। इसलिए इसके बहाव क्षेत्र का नाम ही क्या कर दिया? उत्खात प्रदेश नाम कर दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ प्रदेश का निर्माण करती है। अब एक चीज याद रखना, कोई भी नदी है, सभी नदियों के अंदर उबड़ खाबड़ धरातल बनेगा, चाहे वो चंबल है, माही है, लूणी है, बनास है, घग्गर है, सब उबड़ खाबड़ प्रदेश बनाती है। क्योंकि चंबल सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ बनाती है तो इसके प्रदेश को ही हमने उत्खात प्रदेश नाम दे दिया। बनाती तो सारी नदियां हैं। अब सभी नदियों के अंदर जो उत्खात प्रदेश या उबड़ खाबड़ जो प्रदेश बनता है उस प्रदेश का नाम वही होता है जो उस नदी के बहाव क्षेत्र का नाम होता है। बात को समझना, जैसे हम पढ़ते हैं कि लूणी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार प्रदेश बोलते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि लूणी नदी में निर्मित उत्खात भूमि क्या कहलाती है, तो वो गोडवार कहलाती है। माही के बहाव क्षेत्र को छप्पन का मैदान बोलते हैं। तो माही में निर्मित उबड़ खाबड़ जो उत्खात भूमि होगी उसका भी नाम क्या होगा? छप्पन का मैदान होगा। यानी कि जो नदी के बहाव क्षेत्र का नाम होगा ना वही उस नदी के आसपास की उबड़ खाबड़ वाले धरातल का नाम होगा। और सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ धरातल कौन बनाती है? चंबल। तो चंबल के बहाव क्षेत्र को ही नाम क्या दे दिया? उत्खात प्रदेश नाम दे दिया। अब चंबल में जो ये उबड़ खाबड़ भूमि बनती है, इस उबड़ खाबड़ भूमि के हम 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं।
कि बताओ चंबल किस प्रकार की उबड़ खाबड़ भूमि बनाती है। चलो बनाती तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बनाती कौन कौन सी ये तो बताओ। तो एक तो चंबल में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि का निर्माण होता है, जो एक प्रकार की उबड़ खाबड़ भूमि है। एक ये डांग भूमि का निर्माण करती है। एक इसके बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण होता है। और एक सबसे ज्यादा इसमें अवनाली का अपर्दन होता है। अवनाली का अपर्दन। तो ये चारों जो है ना, ये चारों उबड़ खाबड़ टाइप की भूमियां हैं जो चंबल में बनती है। बीहड़ है, डांग है, कंदराएं है, अवनाली का अपर्दन। होता क्या है देखिएगा, जब किसी भी नदी का बहाव क्षेत्र बहुत तेज होता है और प्लस वो कंकरीले मैदानों में बहती है, तो पानी के तेज बहाव से भूमि में इस प्रकार के गहरे खड्डे हो जाते हैं, और खड्डे वाली जमीन को बीहड़ बोलते हैं। और जब वही खड्डे मान लो तिरछे खड्डे हो जाए, इस प्रकार के गर्त बन जाए, तो गर्त वाली भूमि को डांग भूमि बोलते हैं। कंदराएं क्या होती है, जैसे मिट्टी में कटाव आकर नदियों में जो गहरी गुफाएं सी बन जाती है, उन गुफाओं को कंदराएं बोलते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा गुफाओं का निर्माण चंबल के अंदर होता है। अवनाली का अपर्दन क्या होता है, इस बात को समझना। अवनाली का अपर्दन बोलते हैं जल के साथ मिट्टी का अपर्दन। जल के साथ मिट्टी का अपर्दन। जल के साथ मिट्टी का जो अपर्दन होता है, उसी अपर्दन को अवनाली का अपर्दन बोलते हैं। हालांकि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिट्टी का अपर्दन होता है वो वायु के साथ में होता है, जो कि ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में होता है, जैसलमेर के नाचना गांव। लेकिन पानी में मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन कहाँ होता है, तो चंबल में होता है। कि सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन किस नदी में देखा जाता है, चंबल में। और उसी को क्या बोलते हैं, अवनाली का अपर्दन बोलते हैं। अब चंबल में ये जो बीहड़ भूमि बनती है, खड्डे वाली भूमि, ये बनती है सबसे ज्यादा धौलपुर व सवाई माधोपुर में। एक नंबर पर धौलपुर है और 2 नंबर पर सवाई माधोपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा चंबल में बीहड़ भूमि बनती है। सर्वाधिक जो डांग भूमि है ये बनती है करौली जिले में, इसलिए करौली जिले को डांग की रानी कहा जाता है। चंबल में सबसे ज्यादा गुफाओं का जो निर्माण है वो कोटा में होता है, यानी कि सर्वाधिक कंदराओं वाला जिला कोटा है। और चंबल में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन जो होता है वो भी कोटा जिले में ही होता है, यानी कि सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन कहाँ होता है, कोटा में। याद रखना, अगर अपने राजस्थान में मिट्टी अपर्दन की बात की जाए, तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक जो मिट्टी अपर्दन होता है वो वायु के साथ में होता है, यानी कि हवा के साथ में होता है। और वायु के साथ में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन कहाँ होगा, स्वाभाविक सी बात है, मरुस्थल में होगा। रेतीली मिट्टी है, हवा के साथ जल्दी उड़ जाती है। और मरुस्थल में भी कहाँ होगा, तो जैसलमेर में ज्यादा होगा। और जैसलमेर में भी ज्यादा कहाँ होगा, तो नाचना गांव में होगा, जहाँ की ऊंट की नस्ल भी फेमस है। और पानी में ज्यादा मिट्टी का अपर्दन चंबल में होगा, और कहाँ होगा, कोटा में होगा। तो ये चंबल में बनने वाली 4 उत्खात भूमि है, यानी कि उबड़ खाबड़ धरातल है। इसीलिए चंबल के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश बोलते हैं। और आपको भी पता है ये 4 शब्द एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये चंबल का बहाव क्षेत्र है। 2 बिंदु हो गए, एक चंबल की लंबाई का और एक चंबल के बहाव क्षेत्र का। बताओ इसमें कोई डाउट। अब देखो, अगर लंबाई दिमाग में आएगा तो 966, 135, 241 थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा। बहाव क्षेत्र पॉइंट दिमाग में आ गया तो उत्खात, बीहड़, डांग, कंदराएं, अवनाली का अपर्दन, अपने आप ये सब दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें बनेगा चंबल नदी पर संचालित परियोजनाएं। कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो संचालित है। तो अपन इसमें 2 परियोजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो सबसे मेन परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, जो हमारे सबसे मेन काम की है, सबसे ज्यादा काम की है, चंबल घाटी परियोजना। और एक चंबल पर संचालित होती है राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना, ये चंबल नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं संचालित होती है, एक चंबल घाटी परियोजना और एक है राहु घाट परियोजना।
ठीक है, ये इसमें तीसरा पॉइंट बनाएंगे चंबल घाटी और राहु घाट परियोजना का। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी परियोजना ये क्या है, क्या विशेषता है, क्या खास बात है, वो सारी चीजें देखेंगे। अब फायदा देखो क्या होगा, अगर आपने चंबल घाटी परियोजना को पूरा डिटेल में पढ़ लिया तो चंबल के ऊपर जो 4 बांध बने हैं ना, उन बांधों की विशेषताओं को डिटेल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी परियोजना के अंदर वो चारों बांध है, उनकी जो भी विद्युत बनाने की क्षमता है, उनकी अन्य जो विशेषताएं हैं, निर्माण कब हुआ, किस वर्ष हुआ, वो सारी चीजें इसी में कवर हो जाएगी। तो चंबल घाटी परियोजना चंबल पर संचालित सबसे प्रमुख परियोजना मानी जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सहभागिता है वो 50-50% की है। यानी कि इसमें हमारे राजस्थान का हिस्सा 50% है, एमपी का हिस्सा भी 50% है। और ये परियोजना 3 चरणों में विकसित हुई थी। अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है वो 2 चरणों में विकसित हुई थी, उसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। और चंबल घाटी परियोजना का जो निर्माण है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो इस प्रकार से इस चंबल घाटी परियोजना के जो 3 चरण हैं, वही चरण हमें समझकर इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जो अपनी अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में कोटा जिले की जियोग्राफी को हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर अपने कला संस्कृति इतिहास के इफेक्ट वो बाकी अपने पूरे करेंगे। तो आज जहां तक हो गया उतने तक बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, और कोशिश करना नक्शे में चंबल का डायग्राम बनाकर आप एक बार जरूर देखें। नक्शे के अंदर नदियों को, नहरों को नक्शे में अगर कवर करोगे तो वो चीजें ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, इसी को आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। और कोटा का जियोग्राफी का जो भी पोर्शन है वो अपने अगली क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें नदियों में थोड़ा टाइम लगेगा। कोटा का जो औद्योगिक परिदृश्य है वो भी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा सा अपने अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकियों के अंदर कोई 1-1, 2-2 फैक्ट है वो अपने कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमेशा जुड़े रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।